ऋषिकेश में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये मेला कला, संस्कृति और व्यापार का एक संगम है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कई बड़ी उपलब्धियां गिनवाई और कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की गई। ये तस्वीरें आपको ऋषिकेश से दिखाई जा रही है, जहां सरस मेले का आयोजन किया गया है, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ कई सारे मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी जनता को बताया। इसी के साथ साथ कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति का भी आयोजन किया गया। मेले कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री के साथ साथ सारी उपस्थित जनता ने देखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऋषिकेश में सरस मेले का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मेले में कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान किया गया है, जहां छोटे छोटे बच्चों ने, लड़कियों ने, बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। सरस आजीविका मेला 2025 का ये आयोजन किया गया है, जिस मेले में उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, प्रदेश के मुखिया ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया, मौजूद जनता को संबोधित किया है और सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियों को संबोधन के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की है। ऋषिकेश से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी कार्यक्रम में किया गया। सरस आजीविका मेला 2025 का ये कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और इसी के साथ इस कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ कई सारे गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है। बिहार विधानसभा चुनाव की हुई घोषणा। 2 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और इसी के साथ 14 नवंबर को मतगणना होगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। पहली तारीख 6 नवंबर है और दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होंगे और इसी के साथ 14 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार चुनाव का सभी राजनीतिक पार्टियों को इंतजार था। लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और अब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में किए जाएंगे, जहां 6 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होंगे, तो वहीं दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होंगे। मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। 2 चरणों में मतदान किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी। इसी के साथ 14 नवंबर को मतगणना होगी। 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां विधानसभा चुनाव की घोषणाएं हो गई हैं। 2 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को ये मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी, वोटों की गिनती की जाएगी। लंबे समय से इंतजार था, उसका ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई, जिसमें यह ऐलान किया गया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में 2 चरणों में चुनाव किया जाएगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार विधानसभा का तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जहां 2 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। 6 नवंबर पहले चरण के चुनाव होंगे और इसी के साथ 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि 14 नवंबर को मतगणना होगी, वोटों की गिनती की जाएगी। लंबे समय से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी, जिसको लेकर अब इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा।
2 चरणों में बिहार में मतदान किया जाएगा, जहां कई सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान की तारीखों की ऐलान किया गया है। मतदान की तारीखें 6 नवंबर और 11 नवंबर है और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव से, जहां 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतगणना के लिए, मतदान के लिए तारीखों को तय किया गया है। इसी के साथ 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को चुनाव होंगे और दूसरे चरण 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी, मतगणना की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जहां 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की बैठक की गई, जहां तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में खेल विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को राज्य में खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को खेलों के प्रति और ज्यादा प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल अवसंरचना का नियमित रखरखाव और उसके प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि राज्य में खेल गतिविधियों को लगातार गति मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में नियमित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में बनने वाले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस की जन जागरूकता यात्रा पर बीजेपी ने हमला बोला है। यात्रा को केवल राजनीति करना बताते हुए प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार की ओर से जिस भी योजना में जनहित होता है, उन सभी योजनाओं का कांग्रेस हमेशा विरोध करती रहती है। कांग्रेस की नीयत जन भागीदारी नहीं, बल्कि अब केवल जन विरोध वाली रह गई है। वहीं अग्निवीर योजना में हजारों युवाओं ने योजना का लाभ उठाया, जिसके जरिए युवा भर्ती हुए। जोशी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर ये योजना गलत है तो युवाओं ने उस योजना के चलते भर्ती प्रक्रिया में भाग क्यों लिया। और मुख्यमंत्री धामी की ओर से भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी 25% अग्निवीर 4 साल बाद सेवानिवृत्त होकर आएंगे, उनको सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि कांग्रेस तो सरकार की हर उस योजना का विरोध करती है जिसमें जनहित होता है, जिसमें युवा हित होता है, जिसमें महिला शक्ति का हित होता है, वो सब विरोध करती है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नियत ही जो है जन भागीदारी न हो करके जन विरोध हो गया है। भाई, जो चीजें सरकार अच्छा कर रही है उसमें कांग्रेस को उसको अच्छा ही बतानी चाहिए, जो चीज खराब है उसको खराब बताना चाहिए। अगर आप अग्निवीर योजना की बात करेंगे तो अग्निवीर योजना में हजारों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हजारों की संख्या में बच्चे भर्ती होकर के जा रहे हैं। अगर वो योजना ही खराब होती, अगर उस योजना का स्वरूप ही खराब होता, तो वो बच्चे क्यों जाते हो? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है। और दूसरी बात क्या है कि इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि हम 10% अग्निवीर से जो बच्चे 4 साल के बाद आ जाएंगे उनको सरकारी नौकरी में स्थान देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि बीजेपी हमेशा पारदर्शिता की नीति पर काम करती है। उन्होंने बताया कि जब भी किसी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया के सामने बिना सबूत के आरोप लगाना उचित नहीं है। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो सरकार जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने दोहराया कि धामी सरकार का संकल्प स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। कोई भी कभी भी अगर इस तरह के कोई प्रकरण आए हैं तो सरकार ने विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उन विषयों के निराकरण के लिए जांचें भी की हैं और जो लोग उस पर दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई भी हुई है। आज भी लगभग पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर के 200-250 लोग
जेलों के अंदर हैं और कई लोगों पर कार्रवाई चल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस के लोग कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप की उन पर अगर कोई प्रामाणिकता है, वो प्रामाणिकता को दें, तो निश्चित तौर पर सरकार जांच करेगी और जो भी उस पर दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ मीडिया के सामने आकर के आरोप लगा देना और उसके बाद भाग जाना, ये कौन सी परंपरा है? अगर आपके पास कुछ है तो दीजिए ना प्रामाणिकता से, हम करेंगे जांच। मैं कह रहा हूं जांच करेंगे, और जांच ही नहीं करेंगे, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का संकल्प है और ये हुआ है अभी तक। भूमिहीन अनुसूचित जाति पट्टाधारकों की संरक्षक संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये एक बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि भूमिहीनों को पट्टे आवंटित करने की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। ये बहुत गंभीर मामला है। इंदिरा जी के समय से भूमिहीनों को इस तरीके के पट्टे आवंटित करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था और सभी राज्य सरकारों ने उदारतापूर्वक इस पर कदम उठाए। 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि राज्य के अंदर हजारों मुकदमे हैं। जो जमीन के छोटे छोटे कब्जेदारों, कहीं गांधीग्राम में, कहीं हरिग्राम में हैं लोग, कहीं पर अपनी झोपड़ी, कहीं ग्राम समाज की ज़मीन में बना रखी है। और फिर हमने देखा कि हज़ारों लोग पट्टेधारक हैं उनमें से, हैं, उनको भी नोटिस गए हैं। तो हमने कैबिनेट में सब चीज़ों को लाए, अलग अलग तरीके का 16 तरीके के जो वर्गीकरण थे इस प्रकार के, वर्ग 3 और वर्ग 4 की ज़मीनें और सरकारी ज़मीनों में जो काबिज लोग थे उन सबको हमने संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार दे दिए। वो कैबिनेट ने फैसला किया और वो गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया। हमारे हटने के बाद भाजपा के लोग ने वो पट्टे बांटे नहीं और अब जो पुराने पट्टेधारक थे उनको बेदखल कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित हेलीपैड और ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया, जिस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत कर वहां चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ये भी जाना कि हेलीपैड से उड़ान भरते समय या लैंडिंग के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं आती है, जिस पर कर्मचारियों ने बताया कि उड़ान के दौरान अचानक बहुत सारी बर्ड्स एकत्रित हो जाती हैं, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतें आ रही हैं। इस बार कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बर्ड हिट की समस्या से निपटने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक तरीके से पूरे हो ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दो तरह के इंस्पेक्शंस हुए हैं। एक तो जो हेलीपोर्ट है हल्द्वानी का, जहाँ से कि दिन भर में लगभग 15 सॉर्टीज ऑपरेट करती हैं कुमाऊं के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहाँ पे जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनके कुछ सेफ्टी को लेके कंसर्न्स थे। इसमें एक तो बर्ड मूवमेंट था, हेलीपोर्ट के आसपास बर्ड मूवमेंट है। दूसरा आपका कहना था कि कुछ जो बिजली के तार हैं वो पेड़ों से ढक गए हैं, दिख नहीं पा रहे हैं ठीक से। और तीसरा उनका ये भी था वहाँ पे कुछ जो हमारे अग्निशमन सेवा के जो लोग हैं कि उनको बैठने का कोई स्थान वहाँ पे अच्छा मिल जाए। तो इसमें आज इंस्पेक्शन किया गया और बर्ड मूवमेंट हेलीपैड के आसपास एक तो ट्रेंचिंग ग्राउंड नगर निगम का उसमें भी है, और कुछ जो अपोजिट साइड में हल्द्वानी की तरफ कुछ लोग खुले में कूड़ा डाल रहे हैं उसकी वजह से भी है। तो जो हल्द्वानी की तरफ में तो नगर निगम से वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है और कैमरे में जो भी कूड़ा डालते हुए दिखेगा उन सब के विरुद्ध चालान होगा और जो भी इसमें पेनल्टी है इम्पोज करने की अधिकतम वो हम इम्पोज करेंगे। दूसरी तरफ जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है इसको मैं देखने आया था, यहाँ पे जो लेगेसी वेस्ट है उसका टेंडर नगर निगम कर चुकी है। लगभग 6 करोड़ के आसपास का टेंडर है और 6 महीने की अवधि है। मौके पे 2 मशीन्स होनी चाहिए लेकिन अभी ऑपरेटर ने एक ही लगाई है। तो इनको आज निर्देशित किया गया कि एक और मशीन ये तत्काल यहाँ पे लगाएं, तो आने वाले 6 महीने में पुराना वेस्ट खत्म हो जाएगा और जो फिर जो ताज़ा वेस्ट अभी आ रहा है उसको यहाँ पे शिफ्ट करके उसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा, ताकि एक तरीके से जो ये बहुत बड़ी समस्या हल्द्वानी में लंबे समय से है वो दूर हो सके। हेलीपोर्ट पे दूसरा जो आपका यूपीसीएल की प्रॉब्लम थी, तो चीफ इंजीनियर यूपीसीएल वहाँ पे मौजूद थे और वो भी वहाँ पे पेड़ों की लॉपिंग करवा देंगे ताकि जो तार हैं उनकी विजिबिलिटी दूर से हो, किसी प्रकार का फ्लाइंग हैजर्ड वहाँ पे ना हो।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर विशेष पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत हर साल अलौकिक की शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए केदारनाथ और भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम आते हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। चमोली के हेमकुंड साहिब और श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरे लोकपाल भ्यंडार वैली में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है और निचले इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और ठंड ने दस्तक दे दी है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों पर भी हिमपात शुरू हो गया है। वहीं केदारनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। धाम और आसपास की पहाड़ियां बर्फ की चादर में लिपटी नजर आई। इस मौके पर यात्रियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। इसी के साथ रुद्रप्रयाग आपदा प्रबंधन विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि गर्म कपड़े और जरूरी सामान साथ लेकर ही यात्रा करें। आपको बता दें कि बाबा केदार के कपाट 23 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। उससे पहले सीजन की पहली बर्फबारी आकर्षण का केंद्र बन गई है। इसके अलावा मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अल्मोड़ा में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। पहली तस्वीर चमोली की है तो दूसरी तस्वीर अल्मोड़ा की है। इसी के साथ केदारनाथ से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। लगातार मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है, जहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है तो इसी के साथ निचले इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से जो ठंड है वो भी बढ़ चली है। इसी के साथ केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होने वाले हैं, जिसको लेकर बारिश और बर्फबारी ने आकर्षण का केंद्र बनाया है। अल्मोड़ा में भी मौसम ने करवट ली है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। पहली तस्वीर चमोली से है, जहां भी बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से ठंडक बढ़ी है और एक बार फिर से बारिश ने भी निचले इलाकों पर दस्तक दी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी देखने को मिली है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी देखने को मिली, जिससे कि जो यात्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए। केदारनाथ में धाम में भी बर्फबारी देखने को मिली, जहां यात्रियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। इसी के साथ बर्फबारी की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। अब राज्य में एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है। अल्मोड़ा में बारिश भी देखने को मिली है, जहां कई सारे इलाकों में झमाझम बारिश होती नजर आई और बारिश के चलते अब तापमान में गिरावट नजर आई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। बारिश के चलते, बर्फबारी के चलते अब ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इस सीजन की पहली बर्फबारी के चलते यात्रियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए यात्री नजर आए। इसी के साथ प्रशासन की तरफ से भी ये अपील की गई है कि जो यात्री हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, वो अपने साथ आवश्यक चीज़ें ज़रूर रखें और गर्म कपड़े भी अपने साथ लेकर चलें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।